हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको सैंपल पेपर कराऊंगा। ठीक है। पार्ट 1 में मैंने आपको खंड का, खा और घ करा दिए थे। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम खंड घ और ऐ करेंगे और च करेंगे। ठीक है। ये 3 खंड है जिसको आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं आपका खंड घ का पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, खंड गा आपका यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है। खंड गा में आपके बच्चों जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 5 मार्क्स के हैं, इसके अंदर जितने भी हैं। ठीक है। और 2 ही क्वेश्चन आपके आएंगे 5 मार्क्स के। इसमें एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। और 9 क्वेश्चन आपका एक अलग दिया हुआ है। ठीक है। हो सकता है आपके 9 में भी चॉइस दी जाए। तो देखिए खंड मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखते हैं। इसमें बच्चों आपसे पूछा है कि वायुमंडल की जो अलग अलग प्रकार की विभिन्न परतें हैं उनके बारे में डिटेल से व्याख्या करनी है इसकी। तो देखते हैं कि कौन कौन सी परतें होती हैं। तो बच्चों वायुमंडल की टोटल कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। पहली है आपकी शोभमंडल। ठीक है। ये सबसे निचली परत है जहां पर हम रहते हैं। दूसरी विशेषता इसकी है कि सभी मौसम की घटनाएं जैसे बारिश, बादल, हवा, तूफान आदि इसी परत में होती हैं। इसकी लंबाई बच्चों टोटल कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है बच्चों समताप मंडल। ये शोभ मंडल के ऊपर होती है। ठीक है। सबसे नीचे शोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल। ठीक है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूरज से जो आने वाली हानिकारक किरणें होती है बच्चों, जिसे हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनसे पृथ्वी की क्या करती है? ओजोन परत रक्षा करती है। और यहीं पे विमान उड़ने के लिए ही उपयुक्त परत है। इसी मंडल में क्या होता है, इसी परत पे विमान भी, हवाई जहाज भी क्या होते हैं? उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम वो रहता है बच्चों शांत रहता है। तीसरा है मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है और यहाँ का तापमान फिर से कम होने लगता है और उल्का पिंड जो होता है बच्चों इसी परत में जलकर नष्ट होता है। बोलते तापमान, ये बहुत गर्म परत है क्योंकि यहाँ सूरज की किरणों से बहुत गर्म गैसें हो जाती हैं। इस परत में रेडियो तरंगें लौट कर आती हैं और इसमें रेडियो संचार संभव हो पाता है इसी तरंग की वजह से। और इसमें आयनोस्फीयर भी शामिल है। फिफ्थ बच्चों बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है? ये बहुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपर बहिर्मंडल पाई जाती है और ये हवा बहुत पतली होती है यहाँ पे, और धीरे धीरे अंतरिक्ष में क्या होती है? ये मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद बच्चों बी क्वेश्चन है आपका इसी का। इसकी जगह पे चॉइस में दिया हुआ है कि वायुमंडल की संगठन का वर्णन कीजिए कि वायुमंडल की कौन कौन से संगठन है। देखिए बच्चों, वायुमंडल की संगठन यानी कि संरचना। वायुमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की चारों ओर हवा से घिरी हुई परत को हम वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पे हवा है, कई गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल के कण से मिलकर ही बनी है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। जैसे सबसे पहले कुछ गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में बच्चों नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78% पाई जाती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और पौधों की वृद्धि में यही गैस मदद करती है। सेकेंड है बच्चों ऑक्सीजन, लगभग 21% है और ये सांस लेने और जलने के लिए जरूरी है। ठीक है। बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले पाएंगे और किसी चीज़ को अगर हमें आग को जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और मनुष्य और जानवर इसके बिना नहीं रह सकते। इसके बाद बच्चों थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 0.03 से लेकर 0.04% ही पृथ्वी में पाई जाती है। हमारे पौधे इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं और ये पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में भी मदद करती है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव। फोर्थ है बच्चों आर्गन, हीलियम, नियोन, अन्य जो गैसें हैं, ओजोन, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें से ओजोन गैस हमें सूरज की हानिकारक पराबैंगनी से किरणों से क्या करती है? बचाती है। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी हैं, जैसे जलवाष्प है, यह वायुमंडल में नमी प्रदान करता है और बादल और वर्षा बनने में भी हेल्प करता है। धूल के कण है कि हवा में देखो आपके कुछ कण होते हैं, बादल बनने में सहायक करते हैं धूल के कण। तो ये था इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उनकी भू राजस्व प्रणाली को आपको समीक्षा करनी है, इसके बारे में बताना है आपको डिटेल से। तो देखिए,
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक सक्षम और शक्तिशाली राजा था। उसने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार भी किए, जिनमें भूमि राजस्व व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी की भूमि राजस्व व्यवस्था की मुख्य बातें, पहली ये थी कि भूमि का माप। अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि किसानों की सारी भूमि को क्या किया जाए, मापा जाए, ताकि ये पता चल सके कि कितनी जमीन पर खेती हो रही है। सेकंड, कर की निश्चित दर। उसने जमीन पर लगाने वाले कर की दर क्या तय कर दी। आमतौर पर किसान अपनी फसल का आधा हिस्सा यानी कि 50% राज्य को कर के रूप में देते थे। तीसरा, सीधी वसूली। कर की वसूली सरकार अधिकारियों के द्वारा सीधे किसानों से की जाती थी। इससे बीच के लोग जैसे मध्यस्थ हैं उनकी धोखाधड़ी बंद हो गई। फोर्थ, रिकॉर्ड रखना। हर खेत और कर का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता था ताकि भ्रष्टाचार ना हो सके। फिफ्थ, कड़े नियंत्रण। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रख रही थी ताकि वे ईमानदारी से काम करें। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर। इसके बाद बच्चों आपका खंडड़िया आता है जो केस आधारित प्रश्न है इसके अंदर, जिसमें आपके सब अनुच्छेद दिए गए हैं, 4 हैं टोटली क्वेश्चन। ठीक है, सब में अनुच्छेद दिए जाएंगे और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। ठीक है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा भी हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक कहल बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के चुनाव से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीति के दल के होते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्चतम संस्था का नाम बताइए। किसी राज्य की जो सबसे ऊपर की जो संस्था है उसका नाम क्या। देखिए हर राज्य में होती है ये। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, आपकी विधानसभा है। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा सर्वोच्चतम। देखिए भारत में हर राज्य में क्या होती है, एक विधानसभा होती है। तो इसमें यही पूछा है कि किसी राज्य के लिए कानून बनाने वाली सबसे ऊंची संस्था कौन सी है बच्चों, विधानसभा है। तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव कौन करते हैं। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, कौन चुनती है बच्चों, जनता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा, कि विधानसभा के सदस्य राज्य की जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से क्या होता है, चुना जाता है। थर्ड है बच्चों, राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया गया है। ठीक है, आपको व्याख्या करनी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला। देखिए राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है, ताकि हर क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि हो। ठीक है, अपना चुनाव कर सकें और राज्य के हर भाग के लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके और वे कानून बनाने में क्या कर सके, भाग भी ले सके। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों। इसका बच्चों 11वां आता है, आपको अनुच्छेद को पढ़ के पूछे गए प्रश्न देने हैं। देखिए इसमें आपको एक प्रमुख वायुदाब पेटियों का एक चित्र दिया हुआ, देखिए इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसको देख को आपका आंसर बताना है कि होर्स अक्षांश की सीमा को ले कीजिए। देखिए होर्स अक्षांश कहाँ पर है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये रहा, ये और एक होर्स अक्षांश ये रहा। तो ये कहाँ से आपका, ये है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि घोड़ा अक्षांश या होर्स अक्षांश भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि व्यापारिक पावनें क्या है, जो ट्रेड विंड्स हैं वो क्या है होती हैं, वो बताना है आपको। देखिए ये व्यापारिक पावनें, तो आखिर ये होती क्या है, ये हमें बताना है। देखिए इसका आंसर है बच्चों कि व्यापारिक पावनें नियमित हवाएं होती हैं जो 30 डिग्री अक्षांशों के उप उष्ण कटिबंधीय तथा उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर भेजती है। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर दिशा में चलती है और दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों तीसरा 11 है ना, भूमध्य रेखा क्षेत्र में निम्न दाब क्यों पाया जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों कि भूमध्य रेखा में कम दाब पाया जाता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पूरे वर्ष सूरज की क्या होती है, सीधी रेखा पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की। गर्म हवा फैलकर ऊपर की ओर उठती है जिससे नीचे की सतह पर क्या होता है, कम दाब वाला क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट है बच्चों 12 की निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में
ट्रांसओक्सियन, ठीक है, एक नाम है ट्रांसओक्सियन, आधुनिक उज्बेकिस्तान बोल सकते हैं इसे, इस पे हमला कर दिया था और इसका शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालकर प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब इससे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा कि जो चंगेज खान थे वो कौन थे। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है कि चंगेज खान मंगोलों के नेता थे जो मध्य एशिया की शक्तिशाली योद्धा था। ठीक है। सेकंड पूछा है कि चंगेज खान ने दिल्ली पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। देखिए इसका आंसर है कि चंगेज खान ने ईरान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र ताख्तियान पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। थर्ड है बच्चों, सल्तनत के शासकों को बड़ी स्थायी सेना खड़ी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए इसका आंसर है कि मंगोलों ने कई बार दिल्ली पर आक्रमण किया इसलिए, और राज्य और राजधानी की रक्षा के लिए मजबूत तैयार सेना की जरूरत थी इसलिए भी। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका 3 क्वेश्चन जिसमें आपका अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को देखते हैं। इसमें लिखा है कि बच्चों भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है। ये ऐसे चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है जो सैकड़ों हजारों गाँव में फैली हुई है। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है जिसके चलते देश में इलाज की नई नई तकनीक और विधियां उपलब्ध हैं। तो हमें बताना है कि हमें स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत क्यों होती है। तो देखिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है ताकि लोग स्वस्थ रह सकें, बीमारियों से बचे रहें, बीमारी या घायल लोगों का इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सा सुविधा में किस प्रकार सहायता की है, सहायता पहुंचाई है, वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। सेकंड आंसर है बच्चों इसका कि विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया है। इसने नई नई तकनीकी, दवाइयों और उपचार की विधियां विकसित की हैं जिनसे डॉक्टर रोगों का इलाज जल्दी और आसानी से कर पाते हैं। इसमें बच्चों थर्ड है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के द्वारा चलाना कठिन क्यों हो गया है, चलाना क्यों आवश्यक है। ठीक है, द्वारा चलाना क्यों आवश्यक है, इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा चलाना आवश्यक है क्योंकि बहुत से लोग विशेष रूप से गरीब भी हैं, निजी अस्पताल का खर्च नहीं उठा पाते। लेकिन सरकारी अस्पताल जो हैं वो सभी लोगों को कम लागत या मुफ्त इलाज देते हैं जिससे सभी नागरिक का स्वास्थ्य क्या होता है, बेहतर रहता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों खंड 6 आता है जिसमें मानचित्र के क्वेश्चन है। आपको मानचित्र में कुछ लोकेशन के नाम दिए हुए हैं, आपको दर्शाना है। ठीक है, दिल्ली बताना है, फिर आगरा, मथुरा, ये देखो तीनों आसपास ही हैं, ये दिल्ली, इसके जस्ट इधर आगरा और इधर मथुरा। ठीक है, फिर प्रयागराज बताना है, कन्नौज, राजस्थान की लोकेशन आपको बतानी है। आपके मैप दिया हुआ है नीचे, ठीक है, उसको देखते हुए। इसके बाद बच्चों ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैप दिया हुआ है, अगर आप देखें, देखिए ये रहा आपका दिल्ली। ठीक है, इधर की साइड ही आपका आगरा है, इधर ही मथुरा है। तो लोकेशन आपकी बुक में भी दी हुई है, आप उसमें भी इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपको तीनों खंड मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको तीनों खंड अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।